आप सभी को मेरा जय हिंद। मैं अनुज कुमार और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इंस्ट्रक्टर अनुज जिम्नास्ट फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स पर। तो आज की सेकंड मैराथन में आपको मैं लगभग 50 क्वेश्चंस कराने वाला हूं और उन 50 क्वेश्चंस को मैं 200 क्वेश्चन में कन्वर्ट करने वाला हूं। आपका पेपर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी की बात करूं, वो कल की डेट में, उसके बाद फिर नेक्स्ट में मास्टर्स का एग्ज़ाम है। इस वीडियो को आप ज़रूर देख कर जाना और शाम को भी और कल भी मैं आपको मैराथन क्लास दूंगा। ओवरऑल सारा पेपर इन 3-4 मैराथन से कवर हो जाएगा। किसी भी खिलाड़ी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे को कमेंट करोगे, सर दिल खुश हो गया, पेपर जैसा आपने शेयर किया वैसा ही पेपर आया। तो चलते हैं और डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने, वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर सॉल्युबल विटामिन। निम्नलिखित में से एक विटामिन जो जल में घुलनशील है। और मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि विटामिन से आपको लगभग 3 से 4 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी का 20 से लेकर 23 तक के सारे पेपर आप उठा के देख लें, 3-4 क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे। तो इसने बोला है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है? आंसर इज बी। अगर मैं बात करूं विटामिन की, तो मैंने आपको हर वीडियो में बताया और ये मैं पढ़ाते पढ़ाते भी थक गया। विटामिन दीज आर 2 टाइप्स, मतलब मैं ग्रुप की बात कर रहा हूँ। एक होता है हम जिसकी बात करते हैं वो है फैट सॉल्युबल, और एक होता है हमारा वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल के अंदर आती है ए, डी, ई, के, और वाटर सॉल्युबल के अंदर आती है वी, सी। फैट सॉल्युबल मीन्स होता है इसका सोर्स फैट हो, फैट में जाके डिजोल्व हो जाए। वाटर सॉल्युबल मीन्स होता है इसका सोर्स एक लिक्विड फॉर्म हो, वाटर हो, ऐसे भी आप समझ सकते हैं, और जो है डिजोल्व हो जाए। तो ओवरऑल आप ऐसे जो है इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि वाटर सॉल्युबल टोटल विटामिन कितनी है, तो आपको आंसर लगाना है 2। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि फैट सॉल्युबल टोटल विटामिन कितनी है, 4। इनसे सारे क्वेश्चन बनते हैं। विटामिन का फंक्शन क्या है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा। ये सारे क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा। इंडिया की जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं और जितने भी आपके अभी तक वनडे एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम हो चुके हैं, सारे क्वेश्चन जो है इसी वीडियो में, इस मैराथन में, इस लेक्चर में सब कुछ कवर कर लूँगा। फंक्शन की बात करूँ तो ये प्रोटेक्टिव का काम करता है। प्रोटेक्टिव मतलब हम बोल सकते हैं कि सुरक्षा का काम करता है। मतलब जो विटामिन होते हैं जितने भी, वो हमारी बॉडी को रोगों से बचाने का काम करते हैं। टोटल बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है विटामिन की, टोटल की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, टोटल। तो वो 13 विटामिन हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ती है शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए और बॉडी का अच्छा फंक्शन करवाने के लिए। टोटल 13। याद रखना इस बात को। हमारे इन 13 विटामिन में अगर मैं बात करूँ, विटामिन बी एक ऐसी विटामिन है जिसको कॉम्प्लेक्स विटामिन के नाम से जाना जाता है। विटामिन बी को हम जो है कॉम्प्लेक्स विटामिन के नाम से जानते हैं। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा। कल पेपर है, आपको खुद पता चल जाएगा कि क्या क्या चीज़ें थी और कितना पेपर, और आने वाले एंट्रेंस एग्जाम, वनडे एग्जाम में आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट में एक और क्वेश्चन बताना चाहूँगा आपको, विटामिन ए से सिलेक्टेड क्वेश्चन। विटामिन ए जो है, इससे एक बीमारी होती है, सब लोगों को पता है, जिसको हम बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। हिंदी में बोलते हैं मोतियाबिंद, या हम बोल सकते हैं आँख, मतलब हम बोल सकते हैं दिख नहीं रहा उसको। तो ओवरऑल मैं आपको बताना चाहूँगा कि रतौंधी, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में रतौंधी, मोतियाबिंद इसी का एक पार्ट है, उसको थोड़ा सा अलग कर दिया है, हिंदी में उसको रतौंधी बोलते हैं। विटामिन ए के साथ साथ, नाइट ब्लाइंडनेस के साथ साथ, एक और बीमारी जो आजकल बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है, उसको हम बोलते हैं बाइटॉट्स स्पॉट्स। इसको हम बोलते हैं बाइटॉट्स स्पॉट। आँख में एक धब्बा लग जाता है, उसको बोलते हैं। मेरे यूट्यूब पे वीडियो पड़ी हुई है न्यूट्रिशन की, टाइप्स ऑफ विटामिन डालोगे तो वहाँ पे निकल के आ जाएगी। विटामिन डी की मैं बात करूँ, इसका एक सिलेक्टेड क्वेश्चन, इसको हम बोलते हैं रिकेट्स। रिकेट्स का मतलब होता है सूखा रोग। सूखा रोग हो जाता है, बोन डेंसिटी डिक्रीज होने लग जाती है, और जो पर्सन है वो डिक्रीज होने लग जाता है। सारे क्वेश्चंस नोट कर लेना, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे जो आपके एंट्रेंस एग्जाम और वनडे एग्जाम में नहीं आए हुए हैं। सबको कवर कर लूँगा, जो आए हो सबको।
सबसे पहले हम बात करते हैं एक ऐसे सेलेक्टेड क्वेश्चन पर जो हर एग्जाम में फिक्स रहता है। इस पे लिख लो इम्पोर्टेंट, विटामिन का भी रहता है और ये भी रहता है। अब क्वेश्चन है फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ मैचेस इन नॉकआउट टूर्नामेंट। टूर्नामेंट जो है आपके 4 टाइप्स के होते हैं। कल मैराथन लेकर आ रहा हूँ, उसमें टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट्स सब कुछ कवर करने वाला हूँ। A to Z जितने भी लगभग 25-25 क्वेश्चंस मैंने जितने भी एग्जाम में आए हुए सब कलेक्ट कर लिए। वीडियो मतलब हम बोल सकते हैं PPT प्रेजेंटेशन तैयार हो चुकी है, बस कल मेरे को अपलोड करना है और उसको पढ़ाना है। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ मैचेस नॉकआउट टूर्नामेंट। अगर आपके पास सपोज दैट टीम जो है 20 दे रखी है और आपसे पूछता है कि नंबर ऑफ टोटल, आपसे पूछता है टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है n-1। ये फॉर्मूला होता है। ये मैं नॉकआउट टूर्नामेंट की बात कर रहा हूँ। नॉकआउट टूर्नामेंट में अगर आपसे पूछता है कि टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे, आपको टीम दे रखी है 10, 15, 20 जो भी है, तो मैंने यहाँ पे बोला नंबर ऑफ टीम कितनी है 20, तो मैंने आपको बताया कि फॉर्मूला क्या होता है n-1। तो 20 में से आप 1 सब्सट्रैक्ट कर दोगे, घटा दोगे, तो 19 मैचेस निकल के आएंगे आपके। अगर मैं दूसरा क्वेश्चन देता हूँ आपको कि टीम जो है आपकी 15 दे रखी है, तो मैचेस कितने होंगे, तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं 15-1 कर दोगे, आपके 14 मैचेस निकल कर आएंगे। तो n-1 आपका फॉर्मूला होता है जो कि नॉकआउट में नंबर ऑफ मैचेस को निकालता है। हर एक क्वेश्चंस को मैं कवर करूंगा जो आपके एंट्रेंस एग्जाम और वनडे एग्जाम में आए हुए हैं। अभी इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। हर टाइप के क्वेश्चन इस हम बोल सकते हैं एक सीरीज में, इस मैराथन क्लास में हर टाइप के क्वेश्चन है। नेक्स्ट मैं बात करूँगा, क्वेश्चन नंबर है हमारा थर्ड क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। ये हो सकता है कि आप इस क्वेश्चन को मतलब टच ही ना कर पाएँ, और क्योंकि ये एक अपने आप में एक्सेप्शनल क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसने बोला है वेयर वाज द सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट डेवलप्ड बाय। सीनियर सिटीजन टेस्ट डेवलप्ड बाय किस यूनिवर्सिटी के द्वारा किया गया था? वो है आपकी फुलटन यूनिवर्सिटी। और ये फुलटन यूनिवर्सिटी नहीं होगा तो याद रखना यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं होगा। इसके साथ एक और मिलकर जिसने हम बोल सकते हैं एक और यूनिवर्सिटी थी जिसने ये तैयार किया था, वो था जिसको हम बोलते हैं कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी। तो ये दोनों यूनिवर्सिटियों ने जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनके लिए एक टेस्ट का निर्माण किया था। ये आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट जो है किस यूनिवर्सिटी के द्वारा किया गया था। तो इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन हैं। मैंने आपको बताया कल जो है मैं सिर्फ और सिर्फ टूर्नामेंट्स और टेस्ट की जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ उसमें सारे क्वेश्चंस मैं कवर कर लूँगा, तो एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। एक और मैं क्वेश्चन बताना चाहूँगा बीपेड वालों के लिए। अगर आपका फर्स्ट पेपर है मास्टर्स वालों के लिए तो वहाँ पे ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा। आप सब लोगों ने नाम सुना हुआ, आप सब लोग जानते हैं कैलिफोर्निया जो है USA का एक हिस्सा है, मतलब एक स्टेट है, शहर है, बड़ा पॉपुलर। कैलिफोर्निया में मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 2 से 4 या 10 से 15 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर के रहते हैं, मतलब जनरल पेपर के रहते हैं, जनरल नॉलेज के रहते हैं। ये क्वेश्चन बनता है USA में कैलिफोर्निया, और कैलिफोर्निया में जो एप्पल कंपनी है उसका हेडक्वार्टर है। हेडक्वार्टर जो मतलब हम बोल सकते हैं जो एप्पल मोबाइल चलाते हैं, लैपटॉप चलाते हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कैलिफोर्निया में। ये जो कैलिफोर्निया है, इस कैलिफोर्निया के बारे में सारे क्वेश्चन बताऊंगा। ये जो कैलिफोर्निया है ये जो है सिलिकॉन वैली का आप सब लोगों ने नाम सुना हुआ। इंटरनेशनल लेवल पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सिलिकॉन वैली सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है वर्ल्ड लेवल में, तो आपको कैलिफोर्निया लगाना है। अगर यही क्वेश्चन इंडिया में पूछता है तो आपको बेंगलुरु लगाना है, जिसको हम IT सिटी के नाम से जानते हैं। मैंने हर वीडियो में ये क्वेश्चन डिस्कस किया है क्योंकि ये अलग ही टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा, हर जगह मिल जाएगा। नेक्स्ट में बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर है हमारा 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूँ, ये भी एक अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें मोस्टली सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लॉ ऑफ मोशन?
लॉ ऑफ मोशन का पार्ट नहीं है, निम्न में से कौन सा गति का नियम नहीं है। तो लॉ ऑफ मोशन को हम बोलते हैं अपने आप में न्यूटन्स लॉ। अब न्यूटन्स लॉ फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। अब इनमें से आप कंफ्यूज होंगे लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, तो आप इनमें देख सकते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया ये भी होता है, इसको हम फर्स्ट बोलते हैं जड़त्व का नियम। उसके बाद लॉ ऑफ एक्सेलरेशन की हम बात करें तो ये आपका सेकंड होता है, इसको हम बोलते हैं त्वरण का नियम। लॉ ऑफ रिएक्शन एंड एक्शन, यहां पे लगा दो एक्शन, रिएक्शन और एक्शन, तो रिएक्शन एक्शन वो क्रिया प्रतिक्रिया इसका हम बोलते हैं। तो ये तीनों हैं। लॉ ऑफ रेडीनेस की बात करूं, ये लॉ ऑफ रेडीनेस क्या है, ये आपको मिलेगा, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनना और समझना है। लॉ ऑफ रेडीनेस ये थॉर्नडाइक ने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था, और साइकोलॉजी के अंदर ये सीखने का नियम है, ये न्यूटन्स के नियम है, ये सीखने का नियम है, जिसको हम बोलते हैं तत्परता का नियम। आपने सब लोगों ने सुना हुआ कि घोड़े को पानी तक ले जा सकते हैं, बट पानी पिलाने के लिए आप जबरदस्ती नहीं कर सकते जब तक उसका मन ना हो। तो रेडीनेस मतलब एक तत्परता को इंडिकेट करती है कि मेरा मन होगा तभी मैं करूँगा, अगर मेरा मन नहीं है तो नहीं करूँगा। तो ये जो है साइकोलॉजी का पार्ट है, और ये फिजिक्स का पार्ट है, ये तीनों जो मैंने आपको बताया। तो हर एक क्वेश्चन फोकस करना है, याद रखना। इसी पेपर से लगभग मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन की बात करूं, अगर मैं 50 क्वेश्चंस कवर कर लेता हूं 1 आवर में, तो लगभग 25 से 20 क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5 क्वेश्चन है आपका, इंग्लिश में पढ़ना चाहूँगा। द मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स लेटरली। अब लेटरली क्या होता है इसको बताता हूँ। अवे फ्रॉम द मिडलाइन ऑफ योर बॉडी। सपोज दैट यहाँ पे मैंने बना दिया चिंकू, इस चिंकू को मैंने बनाया ऐसे, तो ये चिंकू मैंने बनाया, तो इस चिंकू की एक मिडलाइन होती है, हर एक बॉडी की हमारी एक मिडलाइन होती है, मतलब जितने भी कोई भी पार्ट होता है उसकी एक मिडलाइन होती है। तो नेवल जो होती है, नाभि जो होती है, यहाँ से इसको मैं 20 से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये जो है इसकी मिड लाइन होगी, इसको हम इमेजिनरी लाइन बोलते हैं। तो जब इसने बोला है कि अवे फ्रॉम द मिड लाइन, मतलब मध्य किसी भाग से दूर जोड़ों की पार्श्व गति को क्या कहते हैं। मतलब अगर मैं अपने हाथ को बाहर लेकर जाता हूँ, अबे, आप इस इंडिकेट से समझ सकते एरो, अगर मैं ऐसे बाहर की ओर लेकर जा रहा हूँ, मैं ऐसे खड़ा हुआ और मैं अपने हाथ को सीधा कर दूंगा, तो अवे फ्रॉम द बॉडी का मतलब होता है लेटरली, मतलब लेटरल मीन्स होता है आउटसाइड, लेटरल मीन्स होता है आउटसाइड, और इसी को हम बोलते हैं अवे, दूर, किससे, मिड लाइन से। तो इस मूवमेंट को हम बोलते हैं, इस मूवमेंट को बोलते हैं अबडक्शन, इस मूवमेंट को बोलते हैं हम अबडक्शन। अब इसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहूँगा, ये अडक्शन अबडक्शन क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट्स बीपेड हो जाती है, मास्टर्स हो जाती है, मूवमेंट याद कर लेते हैं, बहुत सारे याद नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे मूवमेंट याद कर लेते हैं, मगर इसका मैकेनिज्म जो है वो समझ नहीं पाते। पीएचडी भी हो जाती है, बीपेड भी हो जाती है, एमपीड भी हो जाती है, इसके मैकेनिज्म को कहाँ अप्लाई करना है, इसके मैकेनिज्म को लोग बात समझ नहीं पाते। अगर इनका सबसे बड़ा अगर एडवांटेज है तो वेट ट्रेनिंग में, जिसको हम बोल सकते हैं जिम के अंदर, और आपकी स्पोर्ट ट्रेनिंग में तो है ही है। तो मैंने अबडक्शन की बात करी, तो ये अबडक्शन जो मूवमेंट होता है और अडक्शन मूवमेंट जो होता है, इनमें डिफरेंट है। देखो ए और डबल डी, अगर यहाँ ए डबल डी लगोगी, ऐड मतलब किसी चीज़ को ऐड करते हैं। अगर मेरे हाथ दूर हैं, अगर मैं अंदर की ओर लाऊंगा तो इसको बोलते हैं अडक्शन। अगर मैं अपनी मिड लाइन से हाथों को दूर लेकर जाऊंगा उसको बोलते हैं अबडक्शन। तो अडक्शन और अबडक्शन ये दोनों मूवमेंट जो है आपके फ्रंटल प्लेन में होते हैं, फ्रंटल प्लेन में होते हैं दोनों मूवमेंट। इसके साथ साथ एक और मूवमेंट लिख लेंगे जिसको हम बोलते हैं कार्टव्हील। डांसों में आपने देखा होगा कार्टव्हील करते हुए, ये भी एक अपने आप में फ्रंटल प्लेन का मूवमेंट है। अब उसके बाद आता है फ्लेक्शन क्या है और एक्सटेंशन क्या है।
फ्लेक्शन और एक्सटेंशन की बात करूँ, यहाँ फ्लेक्शन है तो वहाँ एक्सटेंशन भी है। फ्लेक्शन का मतलब होता है, हम बोल सकते हैं डिक्रीज ऑफ द एंगल ऑफ, जो भी है जॉइंट्स, आप यहाँ पे लिख सकते हैं, मतलब एंगल का, मतलब जॉइंट का एंगल कम होना, मतलब हम यहाँ पे बोल सकते हैं कोण का कम होना, उसको बोलते हैं फ्लेक्शन। जैसे आपने देखा हो जिम में जब जाते हैं तो आप डंबल पहले पकड़ते हैं, फिर डंबल को जब मोड़ते हैं तो मोड़ेंगे तो आपकी एल्बो के अंदर जो एंगल बनने वाला है, ह्यूमरस बोन और रेडियस अल्ना के बीच में जो एंगल बनेगा, जैसे आपके हाथ में डंबल लगा हुआ है, आपके हाथ में डंबल लगा हुआ है, और जब अपने हाथ को मोड़ोगे तो इस तरीके से आप मोड़ फोल्ड कर दोगे, आपका हाथ यहाँ पर आ जाएगा। तो इस बात को जानते हैं कि पहले ये जो है 180 का एंगल था, अभी 90 डिग्री का एंगल बन गया। तो जब हम बोल सकते हैं कि डिक्रीज कोण होगा, कोण का कम होगा जॉइंटों के बीच में, उसको बोलते हैं फ्लेक्शन। और जब कोण बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, 180 डिग्री तक आ जाएगा, 90 से बढ़ेगा एंगल, उसको बोलते हैं एक्सटेंशन। अब फ्लेक्शन की मैं बात करूं, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन वीडियो जाके देख लेना, मैंने पढ़ा रखा है अच्छी तरीके से, टाइप्स ऑफ बायोमैकेनिक्स, टाइप्स ऑफ मूवमेंट, इजीली तरीके से सब कुछ मिल जाएगा। फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, देखो फ्लेक्शन आप देख सकते हैं, मैं अपने हाथ को मोड़ रहा हूँ, ये हो गया फ्लेक्शन। चाहे मैं हाथ को मोड़ूँ, घुटने को मोड़ूँ, फिंगर को मोड़ूँ, फ्लेक्शन हो गया। फिर उसके बाद में नीचे लेकर जाऊँगा, इसको बोलेंगे एक्सटेंशन। तो ये दोनों मूवमेंट जो है आपके सैजिटल प्लेन में होते हैं, और ये क्वेश्चन आया हुआ है, चेक कर लो, इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी का पेपर या वनडे एग्जाम। तो फ्लेक्शन एक्सटेंशन सैजिटल प्लेन में होते हैं, आपसे क्वेश्चन घुमा सकता है। जिम में आप डंबल एक्सरसाइज कर रहे हैं, डंबल कर्ल कर रहे हैं, तो कौन सा मूवमेंट होगा, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। जिम में आप शोल्डर की लेटरल रेज एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो कौन सा मूवमेंट होगा, एडक्शन अबडक्शन। किस प्लेन में होगा, फ्रंटल प्लेन में होगा। तो ओवरऑल ये सारे मूवमेंट्स आप नोट कर लेना, और आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ध्यान से सुनना। अब एक बचा लास्ट, जितने भी आपके मैं बोल सकता हूँ रोटेशनल मूवमेंट होते हैं, वो सब के सब हॉरिजॉन्टल प्लेन में आते हैं। जितने भी हमारी बॉडी में रोटेटरी मूवमेंट है, घूमने वाले, गर्दन को घुमाना, रिस्ट को घुमाना, एंकल को घुमाना, ये सब के सब हम बोल सकते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर आते हैं। हर एक क्वेश्चन टच करेंगे। 6 क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। 6 क्वेश्चन है, पब्लिकेशन ऑफ रूल एंड रेगुलेशन ऑफ द टूर्नामेंट शुड बी डन। प्रतियोगिता के नियमों तथा विनियमों का प्रकाशन किया जाना चाहिए। इस बात को आप अच्छी तरीके से जानते हैं। सिंपल भाषा में मैं बैच स्टार्ट करने वाला हूँ। कोटा यूनिवर्सिटी, राजस्थान की जितनी भी यूनिवर्सिटी की एंट्रेंस एग्जाम है 10 से, और 10 से स्टार्ट करने वाला हूँ, 10 आने वाली है। तो पहले ही मैंने सब कुछ जो है रिलीज़ कर दिया कि ये PDF है, ये वीडियो है, ये नोट्स है, ये मिलने वाला है, ऐसे सब कुछ होगा। तो जब भी हम रूल रेगुलेशन की बात करते हैं तो वो हमारे सामने पहले ही आ जाते हैं। इस पे लिख लो इम्पोर्टेंट। तो वो होते हैं प्री इवेंट, इवेंट से पहले सब कुछ हमें पता चल जाता है, और उसके बाद हम अपनी कार्रवाई चालू करते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 7 क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन को मैं टच करूंगा जो आपके एंट्रेंस एग्जाम, वनडे एग्जाम में पूछा गया है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैंने हेल्थ एजुकेशन की क्लास ली और आप देख सकते हैं, मैंने बताया था कि न्यूट्रिएंट्स की बात करता हूं तो 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज मैक्रो, सेकंड इज माइक्रो। अब मैक्रो के अंदर मैंने बताया था कार्ब्स, C4 कार्ब्स, P4 प्रोटीन, F4 फैट। तो देखो मैक्रो के अंदर क्या है, फैट है। देखो इस क्वेश्चन में हम बोल सकते हैं ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात कर, एरर है, हमने एरर पकड़ लिया। देखो मैंने आपको बताया था कि हम जब मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं तो मैक्रो में 3 एलिमेंट आते हैं, और माइक्रो में आपकी विटामिन्स आती है और मिनरल्स आती है। तो देखो इसमें मैक्रो में आपका हम बोल सकते हैं कि कार्ब्स भी है, फैट भी है, और प्रोटीन भी। देखो तो फैट हो गया हमारा आंसर, ये प्रोटीन भी है। तो इसमें बाय मिस्टेक ऑप्शन हम बोल सकते हैं कि टाइप हो गया, बट आप समझ सकते हैं।
तो फैट और प्रोटीन इज द पार्ट ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो इसमें एरर है, मतलब इसमें सॉरी, इसमें ये पूछा गया नहीं है विच अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, नहीं है। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स तो फैट है, प्रोटीन है, वाटर भी जो है हमारा, ये अपने आप में एक एक्सेप्शनल केस है। दोबारा से इस क्वेश्चन को सुनना और समझना पड़ना, मैंने उसको थोड़ा सा स्किप कर दिया। विटामिन्स तो आपको पता है माइक्रो हो गया, माइक्रो विटामिन्स जो है आप इस बात को जानते हैं माइक्रो के अंदर आता है। विटामिन्स और मिनरल्स, इसने बोला है मैक्रो नॉट अ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, तो ये तो मैक्रो है, ये भी मैक्रो है। पानी को किस में रखेंगे, तो मैं पानी के बारे में बताना चाहूँगा। एडीए जो है अमेरिकन डायटेटिक एसोसिएशन की मैं बात करूँ, आईसीएमआर की बात करूँ, डब्ल्यूएचओ की बात करूँ, एसीएसएम की बात करूँ, ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो न्यूट्रिशन हेल्थ डेवलपमेंट पर काम करती है। तो कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो वाटर को इंक्लूड कर लेती हैं, 6 एलिमेंट बना देती है, 6 कंपोनेंट हो गए, जैसे कार्ब्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स और वाटर। अब इनको जो है मैक्रो में रख देते हैं। तो ये एक अपने आप में मतलब एक एक्सेप्शनल क्वेश्चन है, इस बात को आप अच्छी तरीके जानते हैं। ये वाटर जो है H2O को बोलते हैं, जिसको हम बोल रहे हैं। विटामिन जो है माइक्रो है, क्योंकि ये एक अपने आप में इसकी हमें कम मात्रा में जरूरत पड़ती है विटामिन की, मगर पानी की ज़्यादा जरूरत पड़ती है। तो यूजेस के हिसाब से उन्होंने जो भी है, आप जाके एक बार वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हैं, आपको चीज़ें क्लियर आ जाएंगी। और नहीं है तो मेरी वीडियो जाके देख लेना, मैंने वहाँ पर विथ रेफरेंस ही बताया ऐसा क्यों। तो ओवरऑल हम बात करें तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा वाटर, जो कि अब सॉरी विटामिन हो जाएगा, इसमें हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये माइक्रो है। माइक्रो मैंने बताया न्यूट्रिशन दीज आर 2 टाइप्स, मैक्रो माइक्रो। मैक्रो में 3 आते हैं, कार्बन, फैट्स, प्रोटीन। माइक्रो में विटामिन से मिनरल्स आते हैं। तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। अभी मैंने बताया कि विटामिन जो है आपकी बॉडी की सुरक्षा करती है, बीमारी से बचाती है, रोगों से बचाती है। मैंने सारे क्वेश्चन बताए आपको। आगे बढ़ते हैं, चलो। कई बार क्या होता है, हम जब पढ़ाते हैं तो फ्लो में आ जाते हैं ना, तो कुछ माइनर सी चीज़ें जो है हमारे से स्किप हो जाती है, जब उसके बाद दोबारा से देखते हैं तब आता है। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। गलती अगर होगी, कभी बार क्या होता है, अब इस बात को आप अच्छी तरीके जानते हैं, जब भी कोई भी टीचर होता है बड़ा शिद्दत से फोकस करके कंसंट्रेट करके पढ़ाता है, मगर कभी बार ऐसा होता है ये ऑनलाइन वाली चीज़ होती है तो माइंड थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। बोर्ड पे भी देखना, कैमरे में भी देखना, पेन भी चलाना, ये सारी चीज़ें होती है। छोड़ो सब बातों को, 8 क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B12? विटामिन B12 जो है उसका रासायनिक नाम क्या है? ये क्वेश्चन फिक्स है, इंपॉर्टेंट लिख लो। उसको हम बोलते हैं कोबालामिन, उसको हम बोलते हैं कोबालामिन, और इसी को हम बोल सकते हैं साइनो कोबालामिन। अब साइनो कोबालामिन की अगर आपकी बॉडी में लैक होती है, लैक मतलब होता है कमी होती है, तो आपको एक हम बोल सकते हैं एनीमिया रोग हो जाएगा, एनीमिया। अब एनीमिया रोग का मतलब होता है जिसको हम बोलते हैं रक्त की कमी, जो कि महिलाओं में देखने को मिलता है। तो एनीमिया भी कई टाइप्स के होते हैं, याद रखना। एक आयरन की कमी से होता है एनीमिया, जिसको हम बोलते हैं Fe, और एक साइनो कोबालामिन विटामिन B12 की वजह से भी हो रहा है। अब इस एनीमिया का नाम क्या है? जल्दी मौका लगेगा तो आपको बताऊंगा, सारी चीज़ एक साथ बता दूंगा तो होशियार हो जाएंगे बहुत जल्दी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक और मैं आपको क्वेश्चन बताना चाहूँगा जो कि एक अपने आप में इम्पोर्टेंट है। एक ट्रिक है जो हम विटामिन को याद करते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा और इसको आप नोट कर लेना। था, रा, नी, पे, पा, वा, सा। था, रा, नी, पे, पा, वा, सा। तो देखो था से जो है आपका, था जो है ये हो गया आपका था फॉर थायमिन, रा फॉर हो गया राइबोफ्लोविन, ये रा फॉर राइबोफ्लोविन, और नी मतलब होता है निकोटीन या नियासिन। अब इसमें यही क्वेश्चन बताने वाला था, जो नियासिन है, नियासिन जो है इसको B3 के नाम से जानते हैं और इसी को पिलग्रा के नाम से जानते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नियासिन जो है
B3 पिलग्रा के नाम से जानते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का एक हिस्सा है, डेंजर बीमारी है, नोट कर लेना। ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन है हमारा, यदि रीढ़ की हड्डी मेरुदंड का झुकाव एक ओर हो तो उसको क्या बोलते हैं? इफ द स्पाइन हैज साइडवे कर्वेचर देन इट इज कॉल्ड। साइडवे मतलब मैं आपको जो है ऐसे करके दिखा रहा हूँ, साइड वर्ड हो गया। तो एक साइड में अगर आपकी बॉडी का झुकाव होता है तो उसको बोलते हैं स्कोलोसिस। आंसर इज ए। और ये सबसे ज़्यादा महिलाओं में देखने को मिलता है, क्योंकि इस बात को आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि लड़कियां जो है, ये मैं नहीं बोल रहा, ये रिसर्च बोलती है कि लड़कियां जो है सबसे ज़्यादा, अगर हम लाइफ स्टाइल की बात करें, जो चलने की वॉकिंग स्टाइल की बात करें, सबसे ज़्यादा चेंजेज अगर देखने को मिलते हैं तो वो गर्ल्स में देखने को मिलते हैं। अगर इसके बाद अगर मैं बात करूँ सबसे ज़्यादा बॉडी बिल्डरों में देखने को मिलते हैं, तो उनकी बॉडी फिजिक ऐसी हो जाती है, इसलिए अकड़ के चलते हैं वो। तो स्कोलिसिस जो है इसको बोलते हैं साइडवर्ड कर्वेचर। काइपोसिस जो है ये आपके कंधे राउंड मतलब झुक जाते हैं आगे की ओर, ये भी स्पाइन की है। लोडोसिस जो है आपकी कमर अंदर चली जाती है, अंदर की ओर झुक जाती है। आपने देखा होगा जिन लोगों के पेट बाहर निकले हुए होते हैं, थोंद बाहर निकली रहती है, तो उनके कमर में एक आर्क बन जाती है। मतलब प्राइमरी सेकेंडरी जो आर्क होता है, कर्व होता है, वो बहुत ज़्यादा मतलब इंक्रीज हो जाता है, तो इससे बहुत दिक्कत होती है, हमारे फंडामेंटल मूवमेंट से प्रॉब्लम क्रिएट होने लग जाती है। और ये मैंने बोला है कि साइड में कर्वेचर किसको बोलते हैं, तो स्कोलिसिस को बोलते हैं। आंसर ही स्कोलिसिस हो गया। तो ये तीनों की तीनों डिफॉर्मिटीज स्पाइन की डिफॉर्मिटीज है। फ्लैट मतलब फ्लैट बैक की मैं बात करूँ, आपकी जो पीठ है वो एकदम फ्लैट हो जाए, ये भी एक अपने आप में डिफॉर्मिटीज है, मगर इसके हमें वो नहीं मिलते कि बोलते नहीं कि एक तरीके से साइंटिफिक उसको हम बोल नहीं सकते। तो आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 11 क्वेश्चन। 11 क्वेश्चन की मैं बात करूं, हार्वर्ड फिटनेस परीक्षण जो है, द टेस्ट ड्यूरेशन ऑफ हार्वर्ड फिटनेस टेस्ट, ये कितनी अवधि का होता है? उसके बाद हार्ट बीट को, पल्स को, काउंटिंग को, प्रोसेस को, मेजरिंग को शुरुआत करते हैं। आंसर इज बी 5 मिनट। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट की बात करूं, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट ये जो है आपका बना था 1943 में, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका जो पर्पज है, उद्देश्य है, इसका उद्देश्य, हर एक टेस्ट का एक उद्देश्य होता है, एक पर्पज होता है, और उस पर्पज के आधार पर ही हम अपने खिलाड़ियों को टेस्ट में उतारते हैं कि मेरे खिलाड़ी के लिए ये टेस्ट अच्छा है, मेरे खिलाड़ी के लिए ये टेस्ट अच्छा है। तो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट जो मेजर करता है, उसका उद्देश्य है वो है कार्डियो रेस्पिरेटरी एंडोरेंस को मेजर करता है। कार्डियो रेस्पिरेटरी एंडोरेंस को मेजर करता है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। याद रखना, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट आपने देखा होगा, इस तरीके का एक बॉक्स होता है, खिलाड़ी अप डाउन करता है। तो जब वो अप डाउन करता है उस बॉक्स पर, तो उस बॉक्स की जो है ऊंचाई कितनी होती है, हाइट कितनी होती है, प्लीज़ कमेंट करके बताएंगे। तैयारी कर रहे हैं तो 2 दिन बचे हुए हैं, मैं बीपीएड की बात कर रहा हूँ, तो मास्टर का टाइम है। आगे बढ़ते हैं, इसके लिए कमेंट करेंगे। मैंने अभी फ़िलहाल आपसे एक ही क्वेश्चन पूछा है, और कल की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ 8 से 10 लोगों ने ही रिप्लाई दिया था, मतलब क्वेश्चन का जवाब दिया था। आगे हम बढ़ते हैं, 12th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म नॉट रिलेटेड टेस्ट, निम्नलिखित में से परीक्षण से संबंधित नहीं रखता। इंस्ट्रूमेंट जो है टेस्ट से संबंध रखता है कि हमें किस इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत है। भाई मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो पढ़ाने के लिए मुझे पेन टैप चाहिए, लैपटॉप चाहिए, कैमरा चाहिए, ना जाने क्या क्या चाहिए। अगर आप किसी का टेस्ट लेने के लिए जा रहे हैं तो इंस्ट्रूमेंट चाहिए, बिसिल चाहिए, मार्कर चाहिए, पेन चाहिए, कॉपी चाहिए, सब कुछ चाहिए। टूल्स की ज़रूरत पड़ती है, प्रोसीजर की ज़रूरत पड़ती है, बट वैल्यू बेस्ड क्या होता है, ये कुछ नहीं है, तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। वैल्यू बेस्ड कुछ नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, जब वैल्यू बेस्ड का मतलब होता है कोई नॉर्म्स क्रिएट हो जाए, बोले वैल्यू बेस्ड नॉर्म्स है, ये सब कुछ जो है डिजाइन किया गया है, तो ये नहीं है, टेस्ट का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट में 13 क्वेश्चन की बात करता हूँ। 13 क्वेश्चन है हमारा,
अ गुड फिजिकल पोस्चर इज द इंडेक्स ऑफ, अच्छी शारीरिक मुद्रा निम्नलिखित में से किसकी सूचक है। इस बात को आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर आपकी फिजिक अच्छी है तो आप समझ लो कि आप एक हेल्थी पर्सन हैं। अगर आपकी फिजिक में कोई भी प्रॉब्लम होती है, काइपोसिस, लोडोसिस, स्कोलिसिस, कुछ भी, तो आप टेंशन में रहेंगे, तनाव में रहेंगे, शरीर खराब हो जाएगा। तो गुड फिजिकल पोस्चर इज द इंडेक्स, पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है। आपका व्यक्तित्व कैसा है, आपकी पर्सनैलिटी डिजाइन, मतलब पर्सनैलिटी जो है डिफाइन करती है। लंगड़े हैं, लूले हैं, बोलने वाले हैं, अच्छे हैं, गोरे हैं, काले हैं, पीले हैं, गोरे हैं, जो भी है, तो पर्सनैलिटी को इंडिकेट करने का वो है आपकी फिजिक, मतलब आपका शरीर, आपका गुड पोस्चर, बॉडी लैंग्वेज, ये इंडिकेट करती है। और पर्सनैलिटी से एक क्वेश्चन बनता है कि पर्सनैलिटी जो है, आप सब लोगों ने सुना होगा, जुंग्स नाम के एक व्यक्ति हैं, लिख लो, आया हुआ क्वेश्चन चेक कर लेना। एक है इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी और एक है एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी। एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट्स मतलब हम बोल सकते हैं जो अपने आप में मन में खुश रहता हो, गेट से बात कर रहा है, बड़बड़ा रहा है, पढ़ते हुए, चलते चलते बड़बड़ा रहा है, ऐसे लोग मैंने बहुत देखे, मैं बहुत मजे लेता हूँ। इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी डेंजर पर्सनैलिटी होती है, ये परेशान दुखी रहते हैं, चिंताओं में रहते हैं, ना जाने क्या क्या। और ये अगर इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी होगी तो ये पतले दुबले आदमी होंगे, गरीब दुखिया टाइप के आदमी होंगे। और एक्सट्रोवर्ट जो पर्सनैलिटी होती है ये एकदम हैप्पी रहती है, जहाँ भी जाएगी, कहीं भी जाएगी, तुरंत दोस्त बना लेगी, मिल जाएगी, गुल जाएगी, जैसे कितने पुराने हैं। और ये क्वालिटी हर खिलाड़ी के पास होनी चाहिए। और खिलाड़ी के पास ये वाली पर्सनैलिटी है तो उसको है ना जीना आराम कर देते हैं उसका, क्योंकि हमने जो है चीज़ों को देखा है कि जो ऐसे लोग थे उनका मतलब मैं क्या बताऊँ आपको, छोड़ो, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूँगा 14 क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय महिला ओलंपिक पदक विजेता कौन सी थी। Who was the first Indian woman to win a Olympic medal? इसमें डेट नहीं दे रखी है, मतलब प्रथम मेडल की बात कर रहा है। तो इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ और आप जवाब देंगे, क्योंकि हजारों बार क्वेश्चन पूछा गया है, HNBU, BHU, DU, वनडे एग्जाम सब जगह, और मैं भी इसको पढ़ाते पढ़ाते थक गया। बट एक क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूँगा, आज़ादी से पहले भारत ने मेडल लिया था 1900 में। 1900 में आज़ादी से पहले मेडल लिया था, उनका नाम था नॉर्मन प्रिचार्ड। नॉर्मन प्रिचार्ड 1900 में मेडल लिया था, आज़ादी से पहले पहला मेडल लाया था। और उसके आज़ादी के बाद पहला मेडल कौन लेकर आया, ये कमेंट करना। 3 क्वेश्चन हो गए आपके लिए, अगर इनका आप जवाब देंगे तभी मैं आपको मैराथन क्लास दूंगा। मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि आप लोग इतने वो हैं कि क्वेश्चंस का रिप्लाई नहीं देते, क्योंकि अगर रिप्लाई देंगे ना तो गूगल सर्च करेंगे, बुक देखेंगे, 100% वो क्वेश्चन याद हो जाएगा आपका। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं 15 क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा न्यूटन का दूसरा गति का नियम है। तो दूसरे की बात करें, सेकंड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूटन सेकंड लॉ, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, त्वरण का नियम। त्वरण का नियम नोट कर लें, ये हो गया आपका सेकंड, ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया थर्ड। नोट कर लेना, छोड़ना नहीं है एक भी क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। व्हाट इज द वेट ऑफ डंबल फॉर मैन इन आर्म कल टेस्ट, रिकली एंड जोन्स। आर्म कल टेस्ट ऑफ रिकली एंड जोन्स, ये जो टेस्ट है रिकली एंड जोन्स, इसके अंदर एक टेस्ट होता है आर्म कर्ल। डंबल होते हैं और उस डंबल को आप उठाते हैं, डंबल होते हैं उनको उठाते हैं, उस डंबल का जो वेट होता है अप्रॉक्स जो है 8 LB होता है। आप बोलेंगे 8 LB क्या होता है, मतलब इसको हम बोलते हैं पाउंड, 8 पाउंड मिलेगा। 1 मैं बात करूं, 1 पाउंड्स में लगभग 0.454 kg ग्राम देखने को मिलेगा, 454। और 8 है, और 8 में अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, 8 में अगर आप ये 8 पाउंड जो है मेंस कैटेगरी के लिए होता है। अगर वही बात करें वीमेंस के लिए कितना होता है
तो वो 5 पाउंड होता है। पाउंड जो है ब्रिटिश इकाई है वजन को तौलने की। तो जो कर्ल करते हैं हम, डंबल कर्ल करते हैं, आर्म कर्ल, वो डंबल जो होता है उसका वजन होता है मेंस के लिए 8 पाउंड्स, वीमेंस के लिए 5 पाउंड्स, और 1 पाउंड्स इजिकल टू 0.454 kg अप्रॉक्स होता है। मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछा गया और इसका जवाब आप नहीं दे पाएंगे। ये बहुत एग्जाम में नेट रेट फैट सब जगह पूछा हुआ क्वेश्चन है। मैं 17 क्वेश्चन की मैं बात करूँगा। विच फिक्चर इज ऑल्सो नोन एज एलिमिनेशन मेथड। ये जो एलिमिनेशन मेथड जो होता है ये जो है कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, इसको किस नाम से जानते हैं, ऐसे क्वेश्चन बनता है। एलिमिनेशन मेथड की बात करें, ये नॉकआउट फिक्चर का एक पार्ट माना जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर है हमारा 18। देखो रिपीट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफॉर्मिटी इज नॉट रिलेटेड टू स्पाइन। स्पाइन से संबंधित बीमारी नहीं है। तो देखो लॉर्डोसिस काइपोसिस स्पाइन से, लॉर्डोसिस स्पाइन से, स्कोलिसिस स्पाइन से, तो टाइपिंग में एरर है। क्वेश्चन जो है यस या नो में हो गया, तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में एरर है, नहीं पूछ रहा। अगर वो ये पूछना चाहिए तो है, तो यहाँ पर नोट लगा हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर है हमारा फिर आ गया विटामिन वाला क्वेश्चन। 19 क्वेश्चन की मैं बात करूँ, रिकेट्स का मुख्य कारण क्या है। तो रिकेट्स जब होता है तो विटामिन डी कमी से होता है। आप सब लोगों ने नाम सुना होगा, विटामिन डी कमी होती है तो एक बीमारी होती है, उसको हम बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं विटामिन डी की कमी से और कैल्शियम की कमी से होता है। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन तो वही है, घुमा दिए गए हैं। विच वन ऑफ द टाइप ऑफ एंगुलर मूवमेंट। एंगुलर मूवमेंट, जहाँ एंगल बन रहा हो एंगुलर मूवमेंट है, जहाँ एंगल नहीं बन रहा हो वो एंगुलर मूवमेंट है। तो फ्लेक्शन में जब आपको पता है, जब मैं अपने एल्बो को मोड़ूंगा तो पहले सीधी थी तो 180 डिग्री का एंगल था, जब सीधी थी तो 180 डिग्री का एंगल था। इसको 90 डिग्री बना दिया तो 90 डिग्री तो एंगल बनना है। अब जब मैं अडेक्ट था, अडेक्शन में था, तो 100 जब बाहर लेकर जा रहा हूँ तो एंगल 90 डिग्री हो रहा है। तो अडेक्शन, अबडेक्शन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, आंसर हो जाएगा आपका बोथ ए एंड बी एंगुलर मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिलते हैं। मैंने आपको क्वेश्चन शेयर कर रखे हैं, उनका रिप्लाई देना है, आपको याद रखना। 21 क्वेश्चन की मैं बात करूं, वीडियो होने वाली है लेंथी और मैं बहुत सारे क्वेश्चंस कवर करने वाला हूं। द मिनरल्स इज इसेंशियल फॉर बोन एंड टीथ। हड्डियों की मजबूती के लिए कौन से खनिज लवण की ज़रूरत पड़ती है, हमें आवश्यकता होती है। तो वो खनिज लवण की बात करें और इस पर लिख लो इम्पोर्टेंट। 21 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, इस पर लिख लो इम्पोर्टेंट। तो मैंने बताया था कि मिनरल्स कहाँ है हमारे, ये मिनरल्स जो है आपके 2 टाइप्स के होते हैं। इसने बोल दिया कहाँ है, दांत और अस्थि, बोन एंड टीथ, तो आपका कैल्शियम होगा। मिनरल्स मैंने बताया था आपको 2 प्रकार के होते हैं, मैक्रो और माइक्रो। मिनरल्स कभी भी आपको एनर्जी नहीं देते। मिनरल्स बॉडी की सुरक्षा करते हैं, रोकथाम करते हैं, बीमारी से बचाते हैं। एक 47 लेके खड़े रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22। विच मेथड इज यूज टू डिसाइड द विनर ऑफ लीग टूर्नामेंट। किस विधि के द्वारा प्रयोग लीग प्रतियोगिता में विजेताओं का निर्णय होता है। तो ब्रिटिश मेथड भी इस्तेमाल किया जाता है, अमेरिकन मेथड भी इस्तेमाल किया जाता है। लीग टूर्नामेंट की हम बात कर रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ पॉइंट मेथड भी इस्तेमाल किया जाता है, और इसमें हो जाएगा ऑल ऑफ दीज एबव। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 23 क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 23 क्वेश्चन है टाइप ऑफ मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट, दीज आर 2 टाइप्स। आंसर इज ए। मोटर डेवलपमेंट 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है हमारा फाइन और एक होता है ग्रॉस। फाइन का मतलब होता है इसमें जो है आपकी स्मॉल मसल्स इंक्लूड रहती हैं, कोई भी एक्टिविटी करते हैं छोटी छोटी मसल्स इंक्लूड रहती हैं। ग्रॉस का मतलब होता है जिसमें नंबर ऑफ लार्ज मसल्स इंक्लूड हो, चलना दौड़ना कूदना, आप जानते हैं बड़ी बड़ी मसल्स इनमें इन्वॉल्व में एक्टिविटी करने में। तो टाइप्स ऑफ मोटर डेवलपमेंट में आपके 2 टाइप्स होते हैं, फाइन स्मॉल मसल्स, ग्रॉस मतलब लार्ज मसल्स। और मोटर आखिर में क्या है, मोटर की हम बात करें तो मोटर रिलेटेड जो कंपोनेंट होते हैं वो 6 होते हैं। नोट कर लेना, आपके एग्जाम में आया हुआ है, चेक कर लेना आप। तो ये क्वेश्चन आप नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। 24 है द स्टडी ऑफ फोर्स एंड देयर इफेक्ट ऑन द लिविंग बीइंग इज कॉल्ड।
जीवित प्राणियों पर आरोपित बल उनके प्रभावों का अध्ययन कहलाता है, उसको हम क्या कहते हैं। देखो ध्यान से सुनना, क्वेश्चन देखते ही हो गया कि जब बात कर रहा फोर्स की, मैकेनिज्म की, तो फिजियोलॉजी तो हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शन जो हो रही है, क्रियाएं हो रही हैं, वो है फिजियोलॉजी। बायोलॉजी मतलब वो एनाटॉमी, मतलब हड्डी वड्डी लंबी चौड़ी कैसी है, बायोलॉजी ओवरऑल इनका सबका कॉम्बिनेशन। बायोमैकेनिक्स में फोर्स क्या है, इफेक्ट क्या है, प्रभाव क्या है, कितना एंगल, ये सब बायोमैकेनिक्स है। और बायोमैकेनिक्स की बात करूं तो इसको हमने 2 टाइप्स में डिवाइड कर रखा है, एक है हमारी स्टैटिक और एक है हमारी डायनेमिक। स्टैटिक एंड डायनेमिक्स दीज आर 2 ग्रुप होते हैं हमारे बायोमैकेनिक्स के, नोट कर लेना। अब डायनेमिक्स में बात करूं तो हमने बायोमैकेनिक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, स्टैटिक एंड डायनेमिक। डायनेमिक्स को हमने डिवाइड किया काइनेटिक्स और काइनामेटिक्स। काइनेटिक्स काइनामेटिक्स, डायनेमिक्स स्टैटिक्स, नोट कर लेना, आए हुए क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में और जानना है तो आप वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूंगा 50 मीटर जो रेस होती है, ऑब्जेक्टिव ऑफ 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट का मतलब होता है, ये क्या चेक करती है, ये चेक करती है मेजरमेंट ऑफ स्पीड। और स्पीड जो होती है आपकी एक जेनेटिक प्रोसेस होता है, जेनेटिक प्रोसेस होता है। और स्पीड 50 मीटर 100 मीटर में स्पीड को चेक करते हैं, नोट कर लेना। एजिलिटी की बात करूं तो वो है शटल रन, शटल रन। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करूं, मेजर करते हैं कैसे, तो वो है सीट एंड रीच टेस्ट, सीट एंड रीच टेस्ट। स्ट्रेंथ की बात करूं, डायनामोमीटर, छोड़ेंगे नहीं एक भी क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन बता दूंगा मैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट में बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 26 क्वेश्चन है, द साइंटिफिक नेम ऑफ नॉक नी, घुटने बन गए एक्स, ऐसे बन गए घुटने, तो इसको बोलते हैं नॉक नी, इसको बोलते हैं नौकरी। और इस पे लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लोग बाग भूल जाते हैं, इसको बोलते हैं जेनु बलगम। और जेनु बरम का मतलब होता है बो लेग, इसको हम बोलते हैं बो लेग। एक्स पोजिशन बन जाती है नौकनी में और बैड हो जाते हैं बो लेग में। पेस पेलनेस का मतलब होता है फ्लैट फीट, फ्लैट फीट, पैर चपटा हो जाए आर्मी से बाहर, नोट कर लेना। जैनुबरम और जैनुबरम, यहाँ पर जो दो कोई नहीं, स्पेलिंग थोड़ा सा वो है, कोई बात नहीं, तो ये हमने बता दिया आपको। ये सब डिफॉर्मिटीज़ लेग की डिफॉर्मिटीज़ हैं, लेग में देखने को मिलती है, पैर में देखने को मिलती है। 27 VO2 मैक्स निर्धारित करने के लिए कौन सा घटक आवश्यक नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ती। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज ए नॉट रिक्वायरमेंट डिटरमाइन VO2 मैक्स। जेंडर से प्रभाव पड़ता है, वेट से प्रभाव पड़ता है, एज से पड़ता है, हाइट का कोई रोल नहीं होता है, याद रखना, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट में बात करता हूँ 28 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें पूरी जान लगा देंगे, सब कुछ बता देंगे। इफ देयर आर 17 टीम पार्टिसिपेट इन नॉकआउट टूर्नामेंट देन द नंबर ऑफ मैचेस विल बी। देखो अभी बताया इजी क्वेश्चन है, तो नंबर ऑफ मैच की बात करेगा, नंबर ऑफ मैच की बात करेगा तो n-1 कर देंगे, क्या कर देंगे, n-1 कर देंगे। और आपके पास 17 में से 1 घटा देंगे तो आपका निकल कर आएगा 16 मैच निकल के आएंगे, 16 मैचेस निकल कर आएंगे, तो ऑप्शन है डी। अगर यही क्वेश्चन पूछ लेता है कि सिर्फ एक नॉकआउट में 16 टीम पार्टिसिपेट कर रही हैं, एक जो हम बोल सकते हैं कि एक नॉकआउट टीम में 16 टीम पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो नंबर ऑफ वाई कितनी होंगी। तो नियरेस्ट हम स्क्वायर हम बोल सकते हैं, पावर में इसको हम कन्वर्ट करते हैं, जैसे 17 से कम नहीं होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा, मतलब ज़्यादा हो जाए कम नहीं होनी चाहिए। तो ये जो है पावर में मैं बात करूँ, 2 की पावर अगर मैं 5 करता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अगर मैं 16 तक यहाँ पर रुक जाता हूँ तो इस बात को जानते हैं 17 से कम है 16, तो मेरे को और आगे बढ़ना पड़ेगा, 16 दूनी 32, 32।
अब 32 हो गया, मैंने बोला 70 से ज़्यादा होना चाहिए, तो इस 32 में से जो टीम होती है उसको हम घटा देते हैं। मतलब जो आपकी 2 की पावर में जो वैल्यू निकल कर आई है, जैसे हमारे पास 32 निकल कर आई, और फिर हम क्या करेंगे 17 जो हमारी टीम है उसको हम घटा देंगे। तो जब हम 32 में से हम जब घटाएंगे तो इस बात को आप अच्छी तरीके से जानते हैं, यहाँ पर बचेगा 5 और यहाँ पर बचेगा 1। तो 15 जो हैं आपकी ये क्या निकल कर आएंगी, y निकल कर आएंगी। तो इस तरीके से हम जो है y को निकालते हैं। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा नंबर ऑफ राउंड कितने हैं। तो जो पावर होती है ना, 2 की पावर 5 जो निकल कर आई है 32 है, तो ये 1 2 3 4 5 ये 5 राउंड निकल के आ जाते हैं। तो वो 5 राउंड भी पूछ सकता है, नोट कर लेना। एक और क्वेश्चन मैं बताऊंगा आने वाला आगे, एक और क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। 29 क्वेश्चन, ये तो मैंने अभी कुछ दिन पहले बताया, तो इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, इसका जवाब आप देंगे, इसका जवाब आप देंगे इंपॉर्टेंट। ये मैंने कुछ दिन पहले ही बताया आपको, लगातार फिर से मैं टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट्स की वीडियो लेकर आ रहा हूँ, मैराथन क्लास, उसमें हर टाइप के क्वेश्चंस कवर कर लूँगा मैं, क्योंकि पिछले पेपर में कम से कम 4 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए। आप समझ सकते 3-4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हो, वो भी इजी। नेक्स्ट इसका जवाब देंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, मैंने आपके लिए 4 क्वेश्चन छोड़ रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30 क्वेश्चन, चक्र आसन, चक्र यूज फॉर क्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग डिफॉर्मिटी। चक्र आसन जो है हम किस लिए करते हैं, जब आपकी बैक में, मतलब चक्र आसन का मतलब होता है पीछे मुड़ना, चक्र मतलब पीछे बनना, मोड़ देना। अगर आप आगे पहले से झुके हैं, आपको कोई डिफॉर्मिटीज हो गई है, आगे आप झुक रहे हैं, तो आप ऐसी अपोजिट एक्सरसाइज करते हैं जो आपकी रेमेडीज में हेल्प करे, बीमारी को सही करने में, रोग को, डिफॉर्मिटीज को। तो आप चक्रासन जब करते हैं जब आपको काइफोसिस हो, ऑप्शन ए काइफोसिस हो, क्योंकि आप आगे झुक चुके हैं, तो इसकी एक्सरसाइज है इसके पीछे वाली अपोजिट। तो हर डिफॉर्मिटीज में उसकी अपोजिट एक्सरसाइज को हम इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखो फिर आ गया क्वेश्चन विटामिन का, ये पीछा नहीं छोड़ रहे, चलो ये पीछा नहीं छोड़ेंगे, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए इस पेपर में, इस सेट में डाल रखे हैं अच्छे क्वेश्चन। विटामिन मतलब मैच करना है, मैच करना है। विटामिन ए की कमी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस। अगर नाइट ब्लाइंडनेस नहीं है तो कैरोटिड्स जो बीमारी है, मोतियाबिंद जिसको हम बोलते हैं, वो भी हो सकता है। विटामिन बी से होता है बेरी बेरी, विटामिन सी से हो रहा है स्कर्वी, विटामिन डी से हो रहा है रिकेट्स। और मैंने बताया था फैट सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। तो आप देख सकते हैं पहले का इसमें, तीसरा देखो, पहले का तीसरा इसमें और इसमें, बाकी इसमें नहीं, तो इसको डिलीट कर दो, इसको डिलीट कर दो। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। पहले का दूसरे का 1, दूसरे का 1, देखो दूसरे का 1 हो गया, तीसरे का 4, तीसरे का 4 हो गया, चौथे का आपका 2 हो गया। तो इस तरीके से हम करते, ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा 32 क्वेश्चन है, इसमें भी मैच वाला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो 32 क्वेश्चन में बोल लगा है मैच करना है आपको, चलो मैच करा देते हैं। 50 मीटर जो स्टैंडिंग स्टार्ट होता है वो क्या मेजर करता है। तो इसमें से पहले वो देखो इजी वाले, तो इजी वाले अगर मैं बात करूं स्पीड और एजिलिटी, तो शटल रन जो है स्पीड और एजिलिटी को मेजर करती है। तो 4th का आप चेक कर लो, 1 होना चाहिए। तो देखो 1 इसमें और इसमें, बाकी इसमें नहीं डिलीट करो, इसमें नहीं है डिलीट करो, 4 का 1। अब आ जाओ तुम, अब आप जानते हैं पार्शियल कर्ल, जो कर्लअप्स होती हैं वो एब्डोमेन स्ट्रेंथ को मेजर करती है, एंड्योरेंस को। तो दूसरे का तीसरा देखो, दूसरे का तीसरा देखो, इसमें इसमें, तो इसका मतलब पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। ऐसे नोट कर सकते हैं। तो ये हो गया, ये हो गया पुशअप्स, मॉडिफाई पुशअप्स की बात करूं तो ये हो गया दूसरा, मेजर अपर बॉडी एंड एंड्योरेंस पुशअप्स करते हैं लगातार, ठीक है ना। ये हो गया हमारा ऑप्शन बी, मिला सकते हैं आप इजली तरीके से। तो ऐसे क्वेश्चन आपको आजकल देखने को मिल रहे हैं और आएंगे। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ 33 क्वेश्चन की तरफ पढ़ता हूँ। मैच द फॉलोइंग फिजिकल डिफॉर्मिटीज विद देयर मेडिकल रेमेडीज, सॉरी रिमेडियल एक्सरसाइज। तो मतलब
कोई बीमारी होगी, डिफॉर्मिटी जो हुई है, तो उसके लिए कौन कौन सी जो है एक्सरसाइज जो है अच्छी हैं। तो फ्लैट फुट की मैं बात करूँ, जब आपको फ्लैट फुट हो जाए, पैर आपका चपटा हो जाए और आपको आर्मी से बाहर निकाल दिया जाए, तो आप क्या करेंगे? तो आप करेंगे स्कीपिंग, क्योंकि स्पीकिंग जो होती है, स्कीपिंग जो होती है वो मोस्टली हम जो अपना फोर्स बॉडी पे ट्रांसफ़र करते हैं पंजे पर आ जाते हैं। हॉर्स राइडिंग अगर आपके नौक नहीं है तो हॉर्स राइडिंग करनी चाहिए। हॉर्स राइडिंग घोड़े पे चलना चाहिए, क्योंकि इतना चौड़ा घोड़े की पीठ रहती है, तो उसमें अपनी टांगों को इनसाइड करते हो तो अडक्टर मैग्नस, अडक्टर मसल सारी इन्वॉल्व होती हैं, इनसाइड फोर्स लगाती हैं, उसको अपने घुटने से, थाई से उस घोड़े की पीठ को दबाने का प्रयास करते हैं, अपोजिट फोर डायरेक्शन जाता है और ये नॉकनीज की डिफॉर्मिटीज़ को कम करने में हेल्प करता है। बो लेग हो गए, आपको टांगे चौड़ गई हैं, तब आप क्या करेंगे? तो आप क्या करेंगे? बो लेग हो गए तो आप कर देंगे वॉकिंग ऑन इनर एज ऑफ फीट, इनसाइड करके चलेंगे। और जब बो लेग हो जाते हैं तो आदमी की पर्सनैलिटी बहुत बेकार लगती है। नौकनी भी हो जाते हैं। नौकनी क्या होता है? ज़्यादा नौकनी है तो दिक्कत है, पर्सनैलिटी मतलब बेकार लगती है, पैंट नहीं आता, जींस का पैंट नहीं पहन सकता। बो लेग हो जाए तो उसकी टांगों के नीचे से कुत्ता निकल के भाग जाता है, ये भी बात अच्छी तरीके से जानते हैं, देखना कहीं गांव मोहल्ले में। और स्कॉलिसिस है आपको ऐसे, तो स्विमिंग करना चाहिए आपको। अगर आपको स्कॉलिसिस है तो स्विमिंग करना चाहिए, स्विमिंग करना चाहिए। बटरफ्लाई, बैक स्टॉक, फ्री स्टाइल जो भी है सब करना चाहिए, और ये आपकी डिफॉर्मिटीज़ में हेल्प करने में मदद करेगा। 34 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इससे आगे नहीं बढ़ा जा सकता। चलो 2-4 क्वेश्चन और मैं कवर करा देता हूँ। इस लेक्चर से इतना एडवांटेज मिलने वाला है, आप खुद बोलोगे। और आज और कल खत्म, दैट्स ऑल। सब कुछ आपका MJKV यूनिवर्सिटी का एग्जाम कंप्लीट, और आने वाले जो हैं वो इस पर अपनी नज़र गड़ा रखें। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बात करता है लॉ ऑफ इनर्शिया। चलो भाई पहले का दूसरा देख लो, गड़बड़ लग रही है, सॉरी एक्शन रिएक्शन पर टिक हो गया, यस। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की बात करें तो लॉ ऑफ इनर्शिया, पहले का तीसरा देखो, इसमें और इन दोनों में डिलीट करो, इनको डिलीट करो। थर्ड लॉ ऑफ मोशन की बात करें रिएक्शन एक्शन, लो भाई दूसरे का दूसरा, इसमें भी है, इसमें भी है, अभी तो और है। अब अबडक्शन का मतलब है अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, ह्यूमन बॉडी, अबडक्शन, लो भाई बाहर कर दिया, तो तीसरे का बन देखो, तीसरे का बन इसमें। अब तो इसका मतलब सही है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन ए लगा दो। एक्सटेंशन का मतलब होता है इंक्रीज ऑफ द एंगल एट द जॉइंट। आपके जॉइंट्स मतलब आप कोई मूवमेंट कर रहे हैं, आपका एंगल इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, कौन बढ़ रहा है? तो वो एक्सटेंशन है। और फ्लेक्शन, एक्सटेंशन सजाइटल प्लेन में मूवमेंट होते हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है 35 क्वेश्चन। अब 1 ग्राम वसा में कितनी ऊर्जा होती है? 9.1 जूल आपको देखने को मिलेगा। ये सारे क्वेश्चन मैंने हर एंट्रेंस एग्ज़ाम, वनडे एग्ज़ाम से उठाए हुए हैं। मैं सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूँगा, इस वीडियो को आप पेपर देने के लिए जाएंगे तो इस वीडियो को 2-3 बार देख लेना और इसको नोट भी कर लेना। और जितने भी हमारे राजस्थान यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं, कोटा यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं और वर्धमान ओपन यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं, मैं ओवरऑल बोल सकता हूँ राजस्थान में जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है, 10 अगस्त से मैं बैच स्टार्ट कर रहा हूँ BPED MPED का। उसमें आपको A to Z लेक्चर रिकॉर्डेड, स्पीड टेस्ट, मॉक टेस्ट, डेली लैब क्लासेस, 1 मंथ में सब कुछ सुपड़ा साफ करने वाला हूँ। और वो आपके लिए एक चैलेंज होने वाला है। इस बात को आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि 1 महीने में क्या पढ़ें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए एक इंस्ट्रक्टर ही है जो आपको गाइड करेगा अच्छी तरीके से और आपकी तैयारी अच्छी होगी। तो मैं समझता हूँ कि आज जो है अपना कोर्स लॉक कर देंगे, जिससे आपको कोई डिफ़िकल्टी ना हो। और कल से आपका बैच स्टार्ट होने वाला है, उसमें आप जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और मास्टर्स वालों से मैं बोलना चाहूँगा, MJKV वाले, जाओ टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। आज के टाइम में हर एक इंडिया की यूनिवर्सिटी में कंपटीशन का जो लेवल है वो बढ़ता ही जा रहा है। आप जब स्पीड टेस्ट लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे कितने नंबर आ रहे हैं, फिर उस पर आप एनालाइज करोगे तो आपका परफॉर्मेंस एनहेंस होगा। तो मैं समझता हूँ ये ओवरऑल सब कुछ समझ में आ गया होगा। मिलते हैं 3rd मैराथन में और जल्दी मिलने वाले हैं। थैंक यू, जय हिंद।